Good morning. Today is 27th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक डायरेक्टिव दिया था सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो स्टेट पुलिस के डीजीपी हैं उनकी नियुक्ति कम से कम 2 सालों के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा उस केस में कई तरह के पुलिस रिफॉर्म्स लाने की बात कही थी और डायरेक्टिव्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि जब नई पार्टी सत्ता में आती है तो वो डीजीपी की ट्रांसफर कर देती है, और ठीक ऐसा ही किया केरला गवर्नमेंट ने। वो नई जब पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने पहले जो स्टेट पुलिस के चीफ थे उनकी ट्रांसफर कर दी, डीजीपी की ट्रांसफर कर दी। केस सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि 2 साल के लिए कम से कम नियुक्ति होनी चाहिए डीजीपी की, और वापस उन्हें डीजीपी लगाया जाए जब तक उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। नीचे का जो पॉइंट है सेंसेक्स और निफ्टी से रिलेटेड है, यानी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। आमतौर पर देखिए ऐसे टॉपिक्स मेंस में नहीं पूछे जाते, लेकिन प्रीलिम में कई बार पूछ लेते हैं। तो बेसिक हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। और बीच का जो आर्टिकल है वर्ल्ड इकोनॉमी को एनालाइज कर रहा है। तो वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल समझने के बाद में तो थोड़ी हमारी एनालाइजिंग पावर है वो बढ़ेगी, और यही हम चाहते हैं। नीचे का जो आर्टिकल है वो ईरान, यूएस और इंडिया की ट्रायंगल से रिलेटेड है, और बीच में ट्रायंगल का एक पार्ट इजराइल और सऊदी अरेबिया भी है। तो ईरान, इंडिया और यूएस, कैसे अब यूएस के रिलेशंस हैं ईरान के साथ खराब हो रहे हैं, तो इंडिया पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, काफ़ी बेकार फर्क पड़ेगा। तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया, यानी अभी लॉ पास हो जाएगा तो मिल जाएगा। अभी लोकसभा में इसे पास कर दिया गया है। तो ये इससे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें मिलेंगे। सोशल जस्टिस का कंसेप्ट थोड़ा बहुत हमें जानने को मिलेगा। यहाँ पे जो आर्टिकल है चिल्ड्रन से रिलेटेड है। वैसे तो क्लास सत्यार्थी जी ने लिखा है, लेकिन आर्टिकल में एक ही डायमेंशन है। डायमेंशन क्या है? तरह तरह की एग्जाम्पल से ये समझाया गया है कि युद्ध में यानी वार में चाइल्ड राइट्स का किस प्रकार से हनन होता है। चाहे आप बात ले लीजिए यमन में किस प्रकार से वहाँ पे युद्ध चल रहा है, वार या सिविल वार चल रहा है, या सीरिया में चल रहा है, या फिर वियतनाम का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो घूम फिर के इनडायरेक्टली पॉइंट एक ही है कि वार के दौरान में चाइल्ड राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाते। तो बस यही है। तो आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल से। देखिए ये 7 डायरेक्टिव्स दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे पुलिस रिफॉर्म लाने के लिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन कीजिए, और ये इंश्योर कीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अननेसेसरीली यानी बिना किसी जरूरत के पुलिस के अंदर में, पुलिस की कार्य प्रणाली में इंटरफेयर ना करें। तो प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस बिहेव करेगी, इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। डायरेक्टिव नंबर 2 में कहा था कि देखिए डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 सालों के लिए होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए मेरिट बेस्ड पे। यानी ऐसा नहीं कि आपने अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को आईपीएस को लगा दिया डीजीपी के पद पर। नियुक्ति जो होनी चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में और मेरिट बेस पे होनी चाहिए, और 2 साल के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा ना सिर्फ डीजीपी की बल्कि तो दूसरे जो एसपी वगैरह हैं उनकी नियुक्ति भी कम से कम 2 सालों के लिए होनी चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी रहे। क्योंकि देखिए आमतौर पर जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है ट्रांसफर का डर दिखा के अपना इंटरफेयर करती है पूरे मामलों में, पुलिस की कार्यप्रणाली में, वर्किंग में। लेकिन अगर 2 सालों के लिए जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं उनका एक प्रकार से पोस्टिंग वहीं रहेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी, और वो अच्छे से बिना किसी इंटरफेरेंस के काम कर सकेंगे। चौथा पॉइंट यह है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर दीजिए। देखिए आमतौर पे क्या दिक्कत आती है, आमतौर पे दिक्कत ये आती है, देखिए पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी व्यस्त रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे केसेस हैं, जैसे मर्डर वगैरह का इन्वेस्टिगेशन या फिर दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन है चोरी वगैरह की, उनमें इनका ध्यान प्रॉपर नहीं रहता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डायरेक्टिव में कहा थी देखिए आप दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दीजिए। यानी जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट में व्यस्त रहेंगे वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभालेंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल सेक्शन रहेगा वो इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं करेगा। तो इससे पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये चौथा रिफॉर्म है। 5वां रिफॉर्म में कहा देखिए एक आप पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना कर दीजिए। वही सब कुछ डिसाइड करेगा, जो भी ट्रांसफर करनी है, पोस्टिंग, प्रमोशन, सब चीज़ों से रिलेटेड वही चीज़ डिसाइड करेगा, वही बोर्ड डिसाइड करेगा, जिसका नाम होगा पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। यहाँ पे देखिए। और 6ठा डायरेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का निर्माण कीजिए स्टेट लेवल पे, जो कि पुलिस कंप्लेंट्स को एक प्रकार से एड्रेस करेगा। जो भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी डीएसपी या फिर ऊपर के जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ में अगर कोई मिसकंडक्ट की रिपोर्ट है, कंप्लेंट है, जैसे कस्टोडियल डेथ, कस्टडी में किसी की डेथ हो गई, किसी को हर्ट कर दिया, रेप हो गया कस्टडी में, इसी प्रकार की सभी शिकायतों को पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हैंडल करेगी। 7वां क्या है? 7वां डायरेक्टिव ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, इसकी स्थापना की जाएगी यूनियन लेवल पे। जो वो सब जैसे अपनी जो
जो CRPF या CISF है, इन सब के जो चीफ है उनकी नियुक्ति करेगा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। तो ये सातों पॉइंट्स हैं, जब भी पुलिस रिफॉर्म पे क्वेश्चन आए बिल्कुल लिख दीजिए, सातों के सातों पॉइंट्स, पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमेशा याद रखिएगा पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो प्रकाश सिंह की आप ये सातों डायरेक्टिव्स नहीं लिखोगे तो अधूरा माना जाएगा आंसर। अब इस केस में क्या हुआ, देखिए बैकग्राउंड तो हमने जान लिया। प्रकाश सिंह का एक आपने देखा होगा डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 सालों के लिए होनी चाहिए। तो हुआ क्या, टीपी सेन कुमार केरला में डीजीपी के पद पर थे, जैसे ही लेफ्ट की गवर्नमेंट आई वहां पे उन्होंने इनको हटा दिया। केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा दिए गए आदेश में कहा कि इनको रीइंस्टेट किया जाए जब तक इनका 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ना गवर्नमेंट्स की एक प्रकार से जो वर्किंग है या फिर आप कह सकते हैं इस मामले में जो डिस्क्रिशन है उसको कम करता है, लिमिट करता है। और देखिए बात यह है, ये अब आगे क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, राज्य सरकारें जो हैं, वो किसी भी एक प्रकार से वेग या एम्बिगुअस ग्राउंड पे डीजीपी की ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। और प्राइमा फेसिया एक प्रकार से ये होना चाहिए कि कोई ना कोई प्रॉपर कारण होना चाहिए, इसी के बेस पे डीजीपी की ट्रांसफर की जा सकती है। ये कहना कि देखिए जनता असंतुष्ट है डीजीपी से, ये तो बिल्कुल वेग ग्राउंड है। जनता कैसे असंतुष्ट हो सकती है किसी ऑफिसर से, या फिर वो तो देखिए बड़ा पैमाना होता है इस चीज़ को मेजर करने के लिए। अब यही है, कोई भी अगर सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन अगर अपनाती है राज्य सरकार तो बिल्कुल वो एक रैशनल और लॉजिकल ग्राउंड पे होनी चाहिए। देखिए अगर केरला गवर्नमेंट की बात करें तो अब उनको जल्द से जल्द इस ऑर्डर को मानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इसके खिलाफ अपील नहीं करनी चाहिए। और ये सिर्फ देखिए ये केस सिर्फ अब केरला तक सीमित नहीं है, सभी राज्य सरकारों में, इवन यूपी में भी अब डीजीपी की एक प्रकार से उनकी ट्रांसफर कर दी जाए, या फिर और अगर किसी भी सरकार में इस तरह से डीजीपी की 2 साल से पहले ट्रांसफर होती है तो नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को मानना चाहिए। होनी चाहिए तो बिल्कुल लॉजिकल ग्राउंड या फिर रैशनल ग्राउंड होना चाहिए, कोई मिसकंडक्ट की एक प्रकार से प्रॉपर सबूत होना चाहिए, तभी डीजीपी की ट्रांसफर होनी चाहिए। मैसेज क्या जा रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि देखिए पुलिस जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल मास्टर्स के। ऐसा नहीं कि वो जो पॉलिटिकल मास्टर्स है वो चाहे वो कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ जो है उसी के अकॉर्डिंग पुलिस को काम करना चाहिए। और हर एक स्टेट को स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना करनी चाहिए, बल्कि केरला में तो ये जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की बात कर रहे थे वो तो है, और इसी को टॉप पुलिस अपॉइंटमेंट्स या फिर ट्रांसफर डिसाइड करनी चाहिए कि किस पुलिस वाले की कहाँ पे ट्रांसफर करनी है और कहाँ पे पोस्टिंग करनी है। तो सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अभी एक अच्छी खबर मिलने को आई, हमारी जो स्टॉक मार्केट है सेंसेक्स या फिर निफ्टी जो है काफ़ी बढ़ गए, यानी अभी तक के जब से ये स्टार्ट हुए हैं सेंसेक्स और निफ्टी अपने अभी तक के सबसे बड़े हाई पे, यानी 30,133 और 9,351। 30,133 पे है सेंसेक्स और 3,351 पे है अपना निफ्टी। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सेंसेक्स निफ्टी होते क्या हैं। आपके दिमाग में कई बार ये आता होगा, मतलब काफ़ी लोग तो लगभग लोग तो जानकार होंगे, लेकिन जो नहीं है उनके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई भी मान लीजिए ए को मान लीजिए राजेंद्र नगर में फोटोस्टेट की मशीन लगानी है। फोटोस्टेट की मशीन लगानी है राजेंद्र नगर में, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास में कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसके पास में है सिर्फ 30,000 रुपये। तो देखिए 70,000 रुपये की कमी पड़ रही है। अब 70,000 रुपये के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है, या तो वो लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं किसी से, बैंक से, अपने किसी दोस्त से, कुछ भी कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जहाँ से वो पैसे ला सकते हैं 70,000। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि वो किसी दूसरे पर्सन को इंक्लूड कर लें इसके अंदर में, और कहें कि देखिए आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, 70,000 के बजाय मान लीजिए 70,000 जितने पैसों की इनको आवश्यकता है, ये 70,000 को हजार के 70 टुकड़ों में डिवाइड कर दें, और 70 लोगों को कहें कि देखिए 1,000 रुपये आप दे दीजिए और आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी इस फोटोस्टेट की दुकान के अंदर में। समझ गए? यानी पैसे इस तरह से जुटा रहे हैं। किसी को यूं कहेंगे कि आप मुझे थोड़ा बहुत पैसे दे दीजिए और आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी। हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी तो आप डिवाइड कर लीजिए ना, 1,000 से डिवाइड करेंगे, किसी एक आदमी की हिस्सेदारी 10% हो जाएगी 1 लाख में, अगर कोई 1,000 रुपये का एक शेयर खरीदेगा। यानी टोटल 70 शेयर इन्होंने रिलीज कर दिए मार्केट में, और 1,000 रुपये का एक शेयर किसी ने खरीदा तो उसको 1% हिस्सेदारी मिल गई। समझ गए? 10% नहीं, 1%। 1 लाख का 1,000 का 1 लाख 1% होगा ना, तो 1% हिस्सेदारी मिल गई। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट काम करती है। ये जो अपने शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं ना, जी बिजनेस में आपने देखा होगा, किसी ICICI बैंक का रेट इतना चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ये सब ना डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। मान लीजिए किसी शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसका शेयर ऊपर चला जाता है, जिसकी डिमांड कम है उसका शेयर कम हो जाता है। तो ये जैसे जो नॉर्मल कमोडिटीज़ काम करती हैं, शेयर मार्केट भी वैसे ही काम करती हैं। सारा होप का गेम है, उम्मीद का गेम है। ये उम्मीद का गेम कैसे है? उम्मीद का गेम ऐसे है, देखिए अब मैं आपको पूरी पिक्चर समझाता हूँ। ये तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए थी। पूरी पिक्चर क्या है? पूरी पिक्चर ये है कि देखिए सेंसेक्स जो होता है
अब एक कंपनी तो है नहीं, ये तो सिर्फ फोटोस्टेट की दुकान जो है वो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया। अभी तो टोटल तो देखिए 5000 के आसपास कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी शेयर्स की यानी जिनके अंदर में इक्विटी की खरीद फरोख्त होती है। अब ये सब होती कहाँ है? ये एक्सचेंज में होती है और हमारे स्टॉक एक्सचेंज में होती है। हमारे देश में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक एग्जांपल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी है वो एक एग्जांपल है। ऐसे ऐसे करके हमारे देश में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन मेन जो है वो दो ही हैं, एनएससी और बीएससी। अब देखिए ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। अब देखिए 5000 कंपनीज हैं, 5000 कंपनीज का तो डेली हम करेंगे नहीं, मतलब देखेंगे नहीं। अब जो शेयर के रेट है यानी मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, यह तय करने के लिए हमने क्या किया, 30 सबसे बढ़िया कंपनीज को ले लिया। बीएससी की बात हम कर रहे हैं पहले, 30 ऐसी कंपनीज को ले लिया जिनका कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, कैपिटलाइजेशन अच्छा है और एक काइंड ऑफ ये अच्छी कंपनीज है, कैपिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा है और हर एक सेक्टर में हमने बड़ी बड़ी कंपनीज ले ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि सीधे तौर पे अगर लेमैन के तरीके में कहूं तो ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कंपनीज हैं, बीएससी की हम बात कर रहे हैं और अलग अलग सेक्टर की हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की एक ले ली और बैंक्स में से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी दो बड़ी कंपनीज है ये ले लिया, और डिफरेंट सेक्टर्स में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले लिया। ऐसे करके 30 शेयर हमने इकट्ठे कर लिए। तो अब क्या किया हमने, 30 शेयर्स के हिसाब से हमने ये इंडेक्स क्रिएट किया। अब कैसे करते हैं, ये काफी एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, उन सब चीजों के बारे में जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये याद रखिए बीएससी में 30 शेयर्स होते हैं और उनके बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब आपने ये सोचा होगा कि देखिए जो अभी जो 30,000 बीएससी सेंसेक्स है बीएससी का, तो किसके रिस्पेक्टिव में है, ये रिस्पेक्टिव में है देखिए 1978-79 में। 1978-79 में 30 कंपनीज का चुनाव किया था और उस समय इसकी वैल्यू 100 थी। अब लेकिन उनका कैपिटलाइजेशन यानी उन शेयर्स की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हीं के हिसाब से अगर वैल्यू कैलकुलेट करें सेंसेक्स की तो अब आती है 30,300 के आसपास में। समझ गए? बेस ईयर जो है वो 1978-79 है, उस समय 100 थी सेंसेक्स की वैल्यू, लेकिन अब तो देखिए इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली, शेयर्स के मार्केट के जो शेयर्स के प्राइस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उन 30 का जो एवरेज निकलता है वो निकलता है 30,300। समझ गए? इसी के हिसाब से, उन 30 कंपनीज के हिसाब से, तो आप साफ तौर पे अब कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो सेंसेक्स होता है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेटर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंडिकेटर है कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसे काम कर रही है इंडिया की, और वैसे ही ठीक निफ्टी है। बस निफ्टी में एक बात ये फर्क है कि निफ्टी में 50 शेयर्स हैं 30 के बजाय। समझ गए? अब पूरा का पूरा ये खेल है। अब कैसे ये शेयर मार्केट बढ़ती और घटती है, पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे, ये सारा उम्मीद का खेल है। अब देखिए, अब कोई ऐसा सोचता है कि आने वाले टाइम में इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा तो इंडिया की स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगी। स्टॉक मार्केट कैसे ग्रो करेगी? सीधी सी बात है ना यार, स्टॉक मार्केट में है क्या, शेयर्स ही तो हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी जैसे आईसीआईसीआई है बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो उसका जो शेयर है उसका प्राइस भी तो बढ़ेगा ना, उसका प्राइस बढ़ेगा तो सेंसेक्स का बढ़ेगा, सेंसेक्स बढ़ेगा तो हमारा ये सारा जो मार्केट बढ़ रही है तो काइंड ऑफ बढ़ रही है, तो इसकी डिमांड ज्यादा है शेयर्स की, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मान लीजिए कोई यूं सोचता है कि इंडिया आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो नहीं करेगा, तो सारे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि इंडिया आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो नहीं करेगा, वो अपने अपने शेयर्स बेच देंगे, ना ही कोई खरीदेगा। बेच देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड जिस चीज की कम हो जाती है तो उसकी एक प्रकार से रेट कम हो जाते हैं, तो मार्केट नीचे चली जाएगी। तो अब बात यह आती है कि आपके दिमाग में यह आया होगा कि देखिए जो ये अभी प्राइस क्यों बढ़े, ऐसा क्या चल रहा है अभी जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़ गए हैं एक ज्यादा, और हमारी स्टॉक मार्केट है वो बहुत ऊपर चली गई है। काइंड ऑफ अच्छा संकेत है। देखिए जब मार्केट हमेशा ऊपर तब जाती है जब कोई अच्छी न्यूज मिलने को आ रही हो। तो अभी क्या अच्छी न्यूज है? अभी अच्छी न्यूज ये है कि देखिए एक तो जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, ये ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनी होती हैं देखिए जैसे जिनके स्टॉक्स हैं ना काफी स्टेबल रहती हैं, स्टेबल कंपनीज होती हैं और उम्मीद होती है उनके बारे में कि मार्केट नीचे भी गई तो ये बहुत नीचे नहीं जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट में रहने वाली जो कंपनीज होती हैं उनको कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। तो देखिए अब यूं है कि तो जो ये ब्लू चिप कंपनीज थी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया, अच्छा प्रॉफिट रिजल्ट्स दिए, तो काइंड ऑफ उम्मीद बढ़ गई कि इंडिया में कंपनीज का बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है ब्लू चिप कंपनीज का, तो अच्छी खबर है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बाहर के जो इन्वेस्टर हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं वो भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? उनको लगता है ना इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। रूपी भी स्ट्रेंथन हो रहा है। और उसके अलावा देखिए कंसर्न्स हैं, फ्रांस के इलेक्शंस को लेकर कंसर्न्स थे, क्योंकि हमारी जो मार्केट है अभी ग्लोबल मार्केट से भी अटैच्ड है, तो कंसर्न्स थे कि फ्रांस में अगर वो ली मैरीन जो फार राइट की थी वो अगर चुन के आ गई तो काइंड ऑफ काफ़ी ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा एक प्रकार से कंसर्न्स जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। इवन ट्रंप ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की बात कही है
और ये सारे रीजंस हैं। नोटबंदी के बाद में जहाँ काफ़ी एक प्रकार से यूं लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई, लेकिन अब लोगों को पता लग गया कि नोटबंदी का इतना कोई खराब इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि अच्छा इफेक्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो इन सब कारणों से हमारी इकोनॉमी के बारे में अच्छी खबरें मिलने को आ रही हैं, और इसी का नतीजा है जो शेयर मार्केट है काफ़ी ऊपर चली गई है। बस यही है। होप आपको समझ में आया होगा, ना आया होगा तो बता देना, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। आगे क्या है देखिए, ग्रोथ रेट्स। ये वर्ल्ड इकोनॉमी को एनालाइज कर रहा है ये आर्टिकल। आईएमएफ ने अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी की और वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमी है 2016 में 3.1% से बढ़ी थी, 17 में 3.5%, और उम्मीद यह है कि 2018 में 3.6% से बढ़ेगी। और उसके बाद में ये कह रही है कि दोनों की दोनों, जैसे एडवांस कंट्रीज हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर एमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया, ब्राजील, दोनों अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। एडवांस इकोनॉमी की अगर बात करें तो देखिए 2006 में ये 1.7% से बढ़ी थी, और 2017 में बढ़ेंगी 2% से। उम्मीद है कि 18 में भी इतने ही परसेंट से बढ़ेंगी, 2% से। और इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, ये 4.5% से 2017 में बढ़ी थी, 4.8% से 2018 में बढ़ेंगी। और 2016 में जबकि काफ़ी कम ग्रोथ रेट इनकी रही थी, जो थी 4.1%। तो सारा डेटा है, काइंड ऑफ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस सारा डेटा एक ही पिक्चर दिखाता है कि आईएमएफ की जो प्रेडिक्शन है वो ये बता रही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म करने वाली है। बस एसेंस ये निकलता है इस स्लाइड का। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि देखिए जो ग्रोथ रेट्स हैं वो फिर भी एक प्रकार से काफ़ी कम है फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 के बाद में। ये कहते हैं कि देखिए 1999 से लेकर 2008 तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो 4.2% से बढ़ रही थी, लेकिन और इमर्जिंग मार्केट्स हैं उस टाइम पे 6.2% से बढ़ रही थी। अब ये कहते हैं कि देखिए ऐसी ग्रोथ रेट्स देखने को नहीं मिली जब से रिसेशन आया है। मजे तो तब आएंगे जब ऐसी ग्रोथ रेट्स देखने को मिलें। और आईएमएफ की जो प्रोजेक्शंस हैं काइंड ऑफ थोड़ा बहुत पिक्चर तो दिखाती हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कम हो चुका है और उसका इफेक्ट कम हो चुका है। तब देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ऐसा कहा था कि अभी सेकुलर स्टैग्नेशन है। सेकुलर स्टैग्नेशन क्या होता है, ये टर्म पूछ सकते हैं प्रीलिम में। देखिए सेकुलर स्टैग्नेशन ऐसी स्टैग्नेशन होती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो ही रहे, कुछ भी ना हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और ये कहते हैं कि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी ने तो हार मान ली। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे वो सब चीज़ें आती हैं, इंडिया का एग्जांपल है तो सीआरआर, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है, सीआरआर रेपो रेट, सीआरआर रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर रेट। ये कहते हैं कि देखिए इन सब चीज़ों से तो अब जो है इकोनॉमी वो बढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर देशों में ना पूरा आजमा लिया जो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स हैं, और जो ये रेट्स हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि अब कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। समझ गए? तो अब फ़र्क किससे पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा फिस्कल पॉलिसीज से। लेकिन फिस्कल पॉलिसीज हर एक देश में फिस्कल पॉलिसी अगर यूज करें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए तो क्या होगा, तो फिर तो देखिए फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसका एक लेवल तक तो फायदा है। अगर फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए 2-3% तक रहे तो फायदा है, लेकिन एक लेवल के बाद में ज़्यादा बढ़ने लगे तो फिर वो देश के इकोनॉमिक क्राइसिस में आ सकता है। और आमतौर पर जो पॉलिटिशियंस यानी रूलिंग पार्टीज है वो भी एक प्रकार से डिसइंक्लाइंड होती है कि फिस्कल इस चीज़ को यूज किया जाए, फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए वो बार बार सेंट्रल बैंक्स को कहते हैं कि आप मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कीजिए ग्रोथ रेट लाने के लिए। फिर एक और जो चीज़ कहते हैं कि देखिए हुआ क्या है कि इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी फेल हो गई है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इकोनॉमीज ग्रो नहीं करेंगी। और इन्वेस्टमेंट क्यों फेल हो गई है, ये कहते हैं कि देखिए नई तरह की ऐसी इकोनॉमी और ज़्यादा आ रही है जिसको इस्टाब्लिश करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब देखिए नए नए स्टार्टअप्स इस्टाब्लिश हो रहे हैं। स्टार्टअप्स को देखिए थोड़ा बहुत कैपिटल तो चाहिए, लेकिन एक लेवल के बाद में इतना कैपिटल नहीं चाहिए कि बट जितना कैपिटल चाहिए होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टाब्लिश करने के लिए। तो आर्टिकल कहते हैं कि देखिए नई इकोनॉमी जो है वो एक प्रकार से उनको कैपिटल चाहिए नहीं, और पॉपुलेशन है ग्रोथ रेट वो भी कम हो रही है, क्योंकि देखिए डिमांड तो तब बढ़ती है ना जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। लेकिन अब पॉपुलेशन तो रेट जो है वो स्लो डाउन हो गया है, तो स्लो डाउन हो गया तो डिमांड कम है, डिमांड है तो इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगी। ये साफ साफ लिंकेज है इनका। कैसे? सीधी सी बात है ना, पॉपुलेशन ऊपर जाएगी तो डिमांड ऊपर जाएगी, डिमांड ऊपर जाएगी तो इन्वेस्टमेंट ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम है तो डिमांड कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो ये सारा लिंकेज है चीज़ों का। आगे क्या है? आगे तो सेम यही बात है कि देखिए इन्फ्लेशन रेट है वो भी गिर गए थे, लेकिन अब देखिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ना अच्छा होता है। मान लीजिए 2-3% का इन्फ्लेशन रहे ना लिमिटेड में, जैसे हमारे आरबीआई में भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी में डिसाइड किया था कि 2 से 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए, इसके बीचों बीच होना चाहिए, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन तो बल्कि इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन पहले तो बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन अभी अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है। यूएस में ये बढ़ गया 1.3% से 2.7% तक, और यूरो एरिया में, यूरोप में ये बढ़ गया 0.2 से 3.7% तक। बस समझने के लिए है और कुछ नहीं।
और आगे कहते हैं कि देखिए सेकुलर स्टैग्नेशन जो पहले बात की गई थी वो भी अब दूर हो रही है, क्योंकि अब इकोनॉमी ग्रो तो कर ही नहीं है ना। हमने पहली स्लाइड में जो इतना सारा डेटा डिस्कस किया था, आईएमएफ की प्रेडिक्शन यही तो कह रही है कि इकोनॉमिक जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करेगी। काइंड ऑफ जो ये कंसेप्ट था सेकुलर स्टैग्नेशन का वो फेल हो गया है। और स्टॉक मार्केट्स भी अच्छा बूम करी ट्रंप जब चुने गए थे, क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी वादे किए थे अपने कैंपेन के दौरान में कि वो काफ़ी कुछ करेंगे इकोनॉमी की दशा को सुधारने के लिए। आगे देखिए अब सारी जो निगाहें हैं वो यूएस पे हैं कि कैसे वो अपने सेंटिमेंट्स को उभार के आते हैं यूएस में, क्योंकि देखिए यूएस ना अभी भी यूएस की जो इकोनॉमी है ना वर्ल्ड का सेंटर है। हमारा इंडिया देख लिया हम कितना सारा इनको एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना का इनके साथ में कितना व्यापार है। अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं करेगी ना तो काफ़ी एक प्रकार से वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज पे भी फर्क पड़ेगा। और ट्रंप देखिए इन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, लेकिन अभी काफ़ी फ्लिप फ्लॉप देखने को मिला है और काफ़ी डाउट्स भी आए हैं कि अपने प्लेजेस को, अपनी जो इन्होंने प्रोमिस किए थे, वादे किए थे, उनको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी एक प्रकार से प्रॉब्लम्स हैं। ये कहते हैं कि डिमांड काफ़ी कम है। अगर वही बात सेम बात अगर यूएस में डिमांड काफ़ी कम होगी तो इंडिया इतना अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है 100 बिलियन का यूएस को, तो फिर इंडिया में भी तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी जो है उसको भी ठेस पहुँचेगी। तो ये सारी लिंकेज है आपस में। और फिर ये कहते हैं कि देखिए जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वहाँ भी एक प्रकार से इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, चाइना भी देखिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है। चाइना में ग्रोथ रेट चाइना की पता क्यों बहुत ज़्यादा आई थी, चाइना ने ना क्रेडिट बहुत ज़्यादा था। चाइना की दोनों जेबें क्या जितनी भी जेबें हैं सब भरी हुई थी चाइना की। तो उन जेबों से इन्होंने क्या किया, खुल के लोन दिया लोगों को। लोन दिया तो सभी लोग एक बार तो अपना बिजनेस बनाएंगे ना, कुछ भी आपको लोन मिला तो आप कुछ तो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे। वो बात अलग है कि बाद में वो चले या ना चले। अब देखिए इस बेस पे आप ना जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। जबकि चाइना का ने क्या किया, क्रेडिट बबल क्रिएट कर दिया था। काफ़ी सारा लोन देके इनकी इकोनॉमी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही थी तो बबल क्रिएट हो गया था। और पिछले से पिछले साल ये बबल टूट गया था, यानी जो गुब्बारा बनाया था इन्होंने वो गुब्बारा टूट गया था। तो अब इनकी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है। और इंडिया जो है अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया ना काफ़ी कर्जा है, इंडिया के ऊपर में डेट काफ़ी ज़्यादा है। और यही सिचुएशन है यूरोप की। तो एक लेवल के बाद में जो इतना ज़्यादा कर्जा होता है, एक्सेसिव जो डेट हो जाता है, वो आईएमएफ के फोरकास्ट को अंडरमाइन कर सकता है। उसके अलावा देखिए काफ़ी सारी बातें कहीं, जो प्रोटेक्शनिज्म या फिर एंटी ग्लोबलाइजेशन है वो भी तमाम तरह की बातें हुई ट्रंप की तरफ से। अभी फ्रांस के इलेक्शंस में भी इस तरह की बातें देखने को मिली। तो काइंड ऑफ ये खतरे तो हैं ही ना, एंटी ग्लोबलाइजेशन, एंटी प्रोटेक्शनिज्म। और दूसरा खतरा अगर मान लीजिए जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी है, यूएस रशिया इनके आपस में रिलेशंस अगर खराब हो जाते हैं तो भी जो आईएमएफ का अभी एस्टीमेट आया है वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में वो एक प्रकार से डाउनग्रेड हो जाएगा। तो ये सारा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल है इंडिया यूएस ईरान। अब देखिए यूएस का जो एटीट्यूड है ईरान के खिलाफ में वो चेंज हो रहा है और इंडिया के लिए सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। अब देखिए जो इंडिया की जो दोस्ती है वो इजराइल और सऊदी अरेबिया के साथ में भी है। अगर मान लीजिए, और ये तीनों आपस में एलाए हैं, यूएस, इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये एलाए हैं। वो बात अलग है इजराइल और सऊदी अरेबिया की आपस में नहीं बनती, लेकिन तीनों का इंटरेस्ट सेम है कि ईरान को दबाया जाए। अब ट्रंप जो है वो ईरान को दबाने में लगे हुए हैं। तो दबाते कैसे हैं, दबाते हैं सैंक्शंस लगा के। अब जैसे ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया तो परीक्षण करने के बाद में यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए इनके ऊपर में। सैंक्शंस किस तरह से होते हैं, सैंक्शंस इस तरह से होते हैं कि आप व्यापार नहीं कर सकते दूसरे देशों के साथ में। तो अब तो देखिए ये इंडिया को भी कहेंगे कि ये तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, तो यूएस इंडिया को कहेगा कि आप ईरान के साथ में डील मत कीजिए, इनके साथ में व्यापार मत कीजिए, और ये इंडिया के साथ में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। अब और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अब यूएस ने साफ साफ कैसे रिलेशंस खराब हो रहे हैं यूएस और ईरान के काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे येमन में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है ईरान, आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यूएस ने कहा। और यूएस ने ऐसा भी कहा कि देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया ये एक प्रकार से इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ में है। और यह भी आरोप लगाया यूएस ने ईरान पे कि वो सीरिया में भी इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और असद ने जो क्राइम्स किए हैं उसमें आधी भागीदारी ईरान की भी है। और इवन जो न्यूक्लियर डील मुश्किल से साइन हुई थी ओबामा यानी P5+1 और ईरान के बीच में, वो डील भी खतरे में पड़ गई है। जिसमें डील में ऐसा हुआ था ईरान ने अपने न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट है उसके प्रोजेक्ट को रोक दिया था कुछ समय, यानी 10 सालों के लिए। और क्या है इस पे, और ये कि देखिए एक तरफ तो यूएस ये सब बातें कर रहा है, ऊपर से जो इजराइल और सऊदी अरेबिया वो भी बार बार यूएस को फोर्स कर रहे हैं कि आप एक टफ एक्शन लीजिए ईरान के खिलाफ में। और अब देखिए मिस्टर ट्रंप जो हैं उनकी दूसरी जो कमिटमेंट्स हैं वो इससे पीछे हट गए हैं। पहले तो ये कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट है, किसी और जगह वार नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी सेनाओं को वापस यूएस में बुला लेंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से अफगानिस्तान और सीरिया में मिसाइल अटैक करवाया है ट्रंप ने, तो यह दिखाता है इस चीज़ को कि ट्रंप जो है वो जैसे पॉलिसीज़ ओबामा अपना रहे थे ऑलमोस्ट वही पॉलिसीज़ अपनाएंगे। वो सिर्फ बातें थी जो इन्होंने कैंपेन के दौरान में कही थी। क्योंकि देखिए एक संकेत यहाँ से भी मिलता है कि अपने डिफेंस बजट को इन्होंने $54 बिलियन से बढ़ा दिया है।
और क्या है इसमें, और देखिए ये है कि इंडिया ईरान की रिलेशनशिप, इंडिया ईरान की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। 2016 तक तो देखिए इंडिया जो था वो लार्जेस्ट सप्लायर था क्रूड ऑयल का, मतलब ईरान से ले रहा था इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल। और इंडिया जो है वो एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हम बना रहे हैं कई जगह पे, जैसे मंगलोर, विशाखापट्टनम, पादोर, कई जगह पे हम बना रहे हैं। ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में अगर किसी तरह की इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, किसी कारण में ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ दिनों के लिए तेल ना मिले, तो देखिए तेल नहीं मिलेगा तो हमारी तो पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। तो इसके लिए हम ये एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इकट्ठा कर रहे हैं, यानी 90 दिनों तक का तेल हम सहेज के रखेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है 90 दिनों तक हमारा तेल हमें कहीं से भी नहीं मिल पाता, तो हम हमारा काम चला सकें। इस प्रोजेक्ट को कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो देखिए इसमें भी जो मेजर तेल आएगा वही ईरान से आएगा। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कैसे हमारी ईरान के साथ में दोस्ती काफ़ी अच्छी है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ये कहते हैं हम काफ़ी सारी चीज़ें हम ईरान को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे बासमती राइस, शुगर या फिर एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और देखिए सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हुई है वॉल्यूम्स में, बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे आप छबार पोर्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर फरजाद बी गैस फील्ड, यहाँ से हम जो है गैस एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें यह बताया गया कि हमारे ईरान के साथ रिलेशन काफ़ी बढ़िया हैं। तो बढ़िया है। तो देखिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर मान लीजिए यूएस और ईरान के रिलेशंस खराब हो गए। तो डेफिनेटली अब तो देखिए ट्रंप है ना, पहले तो ओबामा थे, ओबामा ने तो यूं कह दिया था और इंडिया कहता था कि देखिए हमारी जो दोस्ती है ईरान के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर अमेरिका और ईरान के रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो भी। लेकिन ट्रंप का तो आपको पता है, ट्रंप तो मानने वाले हैं नहीं। वो तो इंडिया को साफ साफ कहेंगे कि आप ईरान के साथ दोस्ती रखना छोड़ दीजिए। तो इंडिया के ऊपर में प्रेशर आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और इजराइल और सऊदी अरेबिया जिसके साथ इंडिया की दोस्ती है वो भी इंडिया को कहेंगे कि आप ईरान के साथ दोस्ती मत रखिए, जबकि ईरान के साथ तो हमारी दोस्ती बढ़िया है, इतना सारा हम बिजनेस उनके साथ में करते हैं, तो हम क्यों छोड़ दें। इसीलिए बार बार इंडिया कहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, कि जैसे अब चाइना नहीं मानता, चाइना किसी की बात नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि चाइना और इजराइल के रिलेशन खराब हो जाएंगे अगर चाइना बात नहीं मानेगा इजराइल की, या फिर सऊदी अरेबिया और चाइना के रिलेशंस खराब हो जाएंगे अगर इजराइल और सऊदी अरेबिया जो कहेंगे चाइना को कि आप रिलेशंस तोड़ दीजिए ईरान के साथ में। चाइना कभी नहीं तोड़ता किसी के साथ में, यानी चाइना किसी की प्रेशर के आगे झुकता ही नहीं। लेकिन इंडिया जो है कई बार जो प्रेशर के आगे एक पर माननी पड़ती है बात। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, देखिए प्रीएम्प्टिव अटैक, प्रीएम्प्टिव अटैक कौन सा अटैक ये होता है। देखिए प्रीएम्प्टिव अटैक ये अटैक होता है जब किसी दुश्मन को पावर इकट्ठा करने से पहले ही उस पर अटैक कर दिया जाए। मान लीजिए देखिए अब इराक पे अटैक किया था यूएस ने 2003 में, उसको प्रीएम्प्टिव अटैक आप कह सकते हैं। इसमें यूएस ने आरोप लगाए थे कि जो इराक जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल खतरनाक वेपन्स बना रहा है। तो इस बिना पर यूएस ने अटैक कर दिया। इस अटैक को कहते हैं प्रीएम्प्टिव अटैक, कि इससे पहले कि इराक वो वेपन्स बना ले उससे पहले ही अमेरिका ध्वस्त कर देगा वहां पे वो वेपन्स या फिर वहां की सरकार को। हालांकि वो बात अलग है कि इस पे काफी आरोप लगे थे कि वहां पे वेपन्स तो थे ही नहीं और अमेरिका ने अपने फायदे के लिए वहां पे अटैक कर दिया। तो देखिए ये प्रीएम्प्टिव अटैक करना ईरान पे वो तो एक काइंड ऑफ स्टूपिड आइडिया हो जाएगा, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो इराक नहीं है। ईरान काफ़ी एक प्रकार से आज काफ़ी मजबूत देश है, काफ़ी ताकतवर देश है। अगर वहाँ पे यूएस अटैक करता है तो वहाँ पे तो और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर में, काफ़ी डिजास्टर हो जाएगा। और दूसरी ये बात कहते हैं कि देखिए ईरान काफ़ी सारे जो 80 पैसेंजर एयरक्राफ्ट है वो यूएस से खरीद रहा है, जो कंपनी है बोइंग कंपनी से खरीद रहा है, और इससे काफ़ी जॉब्स मिलेगी यूएस के 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। तो काइंड ऑफ अगर ये डील खतरे में पड़ जाती है 16.6 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो इससे तो देखिए 1 लाख जो यूएस की जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, और ट्रंप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड वही सेम जो हमने अभी डिस्कस किया कि देखिए यूएस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इंडिया को जरूर प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि जो पहले का जो रेजीम था ओबामा का वो तो मान गए थे, लेकिन ट्रंप का जो नेचर है वो अलग है। वो ना सिर्फ रीजनल एलाइज बल्कि इंडिया को भी कहेंगे कि आप ईरान के साथ में अपने रिलेशंस खत्म कर दीजिए, और इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करनी होगी इस पूरी चीज़ों में। आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है देखिए वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है। देखिए इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछ लेते हैं, मेंस में भी ये सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जगह दी गई थी हमारे संविधान में, और जो इनकी जो बॉडीज़ हैं वो संवैधानिक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये 338 और 338 ए के अंडर में आते हैं। लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था वो पहले सिर्फ एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी जो कि बनाई गई थी 1993 के एक्ट के अनुसार में। अब एक एक्ट पास करने जा रही है पार्लियामेंट, जिसमें अभी तक हुआ नहीं है, लोकसभा में पास हुआ है, जिसमें 338 जो होगा वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास होगा, और इसे भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को भी एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। तो देखिए काफ़ी सारी बातें हैं इससे रिगार्डिंग। बातें क्या हैं, सबसे पहले तो देखिए ये कहते हैं कि ओबीसी का कंसेप्ट आया कहाँ से।
देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो अलग कंसेप्ट है। जैसे शेड्यूल कास्ट तो वो कास्ट थी जिनका हिस्ट्री में हिस्टोरिकली उनकी कास्ट के खिलाफ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, इसलिए उनको एक प्रकार से ये फ़ायदा दिए गए थे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में और इवन हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में भी, और जॉब्स वगैरह में जो कोटा मिलता है कि उस जो इतिहास में जो इन कास्ट के प्रति में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनको पाटा जा सके। शेड्यूल ट्राइब्स को किस लिए दिया गया था? शेड्यूल ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए दिया गया था। शेड्यूल ट्राइब्स वो ट्राइब्स होती हैं जो जंगल में रहती हैं, थोड़ा शाई नेचर की होती हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है, डेवलपमेंट काफ़ी कम है, ये कंसेप्ट था। लेकिन इसके बाद में एक और कंसेप्ट पे चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि कुछ कास्ट ऐसी भी हो सकती है ना तो उनकी कास्ट के खिलाफ में इतिहास में कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ना ही वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लेकिन वो सोशो इकोनॉमिकली ढंग से काफ़ी बैकवर्ड हैं, सोशो इकोनॉमिकली और एजुकेशनल ढंग से काफ़ी बैकवर्ड हैं। ऐसी क्लास को भी, ऐसी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, ऐसी क्लास को भी रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात हुई थी। अब दिक्कत ये आती है कि देखिए तभी बाद में कंसेप्ट आया था ओबीसी का, और इसी के तहत में संविधान में ये आर्टिकल है प्रॉपर 340, यहाँ पे देखिए 340 आर्टिकल है, ये देखिए 340 आर्टिकल साफ साफ ये कहता है कि ऐसे सोशो इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लासेस की आप आइडेंटिफाई कीजिए जिनको फ़ायदा दिया जा सके और उनकी बैकवर्डनेस को दूर किया जा सके। और इसी के बिना पे, इसी के बेस पे आर्टिकल नंबर 340 के बेस पे ही एक कमीशन गठित किए गए थे ताकि इनको किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाया जाए। एक कमीशन था काका कालेलकर 1950 में, दूसरा आया था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बेस पे ही ओबीसी में रिजर्वेशन मिला था, 1992 की बात में है, आपको याद होगा ये। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने चाह रहा हूं। अब बात यह है कि ये जो रिजर्वेशन मिला था, कास्ट को मिला था या क्लास को मिला था? ओबीसी की फुल फॉर्म होती क्या है एक्चुअली? ओबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अदर बैकवर्ड क्लास। अगर इसकी फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास है तो फिर कास्ट को क्यों दिया गया है? अब देखिए मैं उसको उस टाइम का कंटेक्स्ट बताता हूं आपको, 1900 मंडल कमीशन का कंटेक्स्ट। ये कहते हैं कि उस टाइम पे इन्होंने कहा था, देखिए कुछ कास्ट ऐसी हैं, वैसे तो देखिए ये जो रिजर्वेशन दिया जाना था क्लास को दिया जाना था, किसी एक जाति को नहीं दिया जाना था, लेकिन उस टाइम पे ये कहा था कि देखिए आमतौर पे ना कास्ट और क्लास के बीच में एक होमोजेनाइजेशन है, यानी कुछ कास्ट ऐसी हैं वो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड ढंग से पिछड़ी हुई हैं। अगर आपको किसी क्लास को रिजर्वेशन देना है, उनको आइडेंटिफाई करना तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ कास्ट की पहचान कर ली जाए तो वो एक काइंड ऑफ होमोजेनिटी देखने को मिलेगी। वही कास्ट जो है, वही उनको क्लास भी आप कह सकते हैं जो पिछड़ी हुई हैं। तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब यह है, देना तो क्लास को था लेकिन क्लास को पहचानना काफी मुश्किल था, इसलिए कमीशन ने माना कि देखिए अगर कुछ कास्ट ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं तो उन्हीं कास्ट को दे दिया जाए, वही क्लास भी है वही कास्ट भी है, ऐसा माना गया था उस टाइम पर। समझ गए? ये पूरा कंसेप्ट है। तो ये है, अगर देखिए ना समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, किसी अच्छे दिन हम पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी प्रीलिम नज़दीक है, इसलिए एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मेंस आएगा, जब हम 2 न्यूज़पेपर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में जब प्रीलिम के बाद में, उसके बाद में तो हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग। अभी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का। 2018 वाले जो बार बार कहते हैं, आप पहले 2017 के बारे में तो सोच लीजिए। 2017 वालों का प्रीलिम है, पहले आप उनके बारे में सोच लीजिए ना। 2018 वालों के लिए तो बहुत टाइम है, 1 साल से ज़्यादा है। तो बात यूं है कि देखिए इसीलिए ओबीसी में कास्ट को दे दिया गया था, देना क्लास को था लेकिन कास्ट को दे दिया गया था। तो आर्टिकल अब क्या कहता है? आर्टिकल यही कहता है कि देखिए इसके बेस पे तो उल्टा हो गया। इसके बेस पे ही आज अमीर जो कास्ट है, कई जैसे वो एग्जांपल्स देते हैं, आज कुछ कमिटीज जो है वो रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं, तो वो भी अब ओबीसी में रिजर्वेशन मांग रही हैं, जबकि ये कहते हैं कि मिलना क्लास को चाहिए था और कुछ कास्ट मांग रही हैं। तो ये सारा कंसेप्ट है। फिर ये और भी बातें कहती हैं, और ये कहते हैं कि देखिए ये कुछ क्रिटिसाइज करते हैं कि 5 दिनों के अंदर अंदर में इसको पास कर दिया गया लोकसभा में, तो एक मौका खो दिया सरकार ने। 21वीं शताब्दी में सोशल जस्टिस का कंसेप्ट किस प्रकार से हो वो देख लेना चाहिए था, इस पर काफ़ी डिस्कशन होनी चाहिए थी। और अब तो देखिए इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। जो नया कमीशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा ना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, इनके पास में यह अथॉरिटी नहीं रहेगी कि वो बैकवर्डनेस डिसाइड कर सके। अब बैकवर्डनेस डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, तो इनके पास में जो पहले पावर्स थी वो भी चली गई हैं। और उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है कि देखिए वो सेम बात, आर क्लास इज नॉट कास्ट। और उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए अभी जो बीसी में, ओबीसी में जो क्लासेस है ना, अब वो ऐसी कास्ट उसके अंदर में है, उनके खिलाफ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन संविधान में तो वो एससी के बराबर आ जाएंगी। अब ये देखिए 338A और 338B,
तो काइंड ऑफ अब तो सारा कुछ बराबर ही हो गया, ट्राइबल्स भी एक स्टेटस पे आ गए, एससी भी एक स्टेटस पे आ गए, ओबीसी भी एक स्टेटस पे आ गए। जबकि इनका तो कंसेप्ट ही अलग था ना, एससी के खिलाफ में तो इतिहास में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया था। अब उनको ओबीसी थे, उनके अंदर में काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बल्कि उन पे तो आरोप लगते थे कि वो एससी को एक प्रकार से ओप्रेस करते थे, जबकि उनको संविधान में अब इक्वल स्टेटस पे रख दिया गया है। ये कहते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, वे फॉरवर्ड में ये कहता है कि देखिए वही सेम बात कि जो ओबीसी हैं उनके खिलाफ में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, और बल्कि उन पे तो आरोप लगते थे, उन्होंने तो बल्कि ऑपरेशन किया था एससी एसटी का इतिहास में। तो काइंड ऑफ ये जो कंसेप्ट है सरकार ने, अच्छा कंसेप्ट नहीं है सरकार का, और इस पर काफ़ी डिस्कशन होनी चाहिए। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये आर्टिकल था, तो आप एज ए न्यूट्रल इस आर्टिकल को समझने की कोशिश कीजिएगा। आमतौर पे 99.9% जो होते हैं वो मेच्योर ऑलमोस्ट पे सारे यूपीएससी एस्पायर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पे ले जाते हैं, तो अपने से पर्सनली मत जोड़ के देखिएगा, बल्कि एक काइंड ऑफ पूरी नॉलेज हमको इन मुद्दों पे होनी चाहिए। कहीं भी हमसे पूछा जा सकता है, ये पूरा जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो सोशल जस्टिस का इंडिया का कंसेप्ट था, क्या उस कंसेप्ट ने ठीक से काम किया है। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा चर्चा थी इस बात पे, और आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।